हेलो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं आजम सर आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्सवाला में। पिछले क्लास में मैंने आप सबको बताए थे दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने के लिए वज्र गुणन विधि से। आज मैं उसके आगे कुछ क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, इसलिए आप सब हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। इसमें से एक्सरसाइज 3.5 में मैंने आपको पहला क्वेश्चन बताए थे जिसमें 4-5 क्वेश्चन था जिसको हम वज्र गुणनखंड विधि से बताए थे हल करने के लिए। आज मैं दूसरा नंबर क्वेश्चन में इसका पहला क्वेश्चन लिए हैं जिसका क्वेश्चन है यहाँ पे ए और बी के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। हमने बताया है, देखिए यहाँ पे दो चर है एक्स और वाई, रैखिक समीकरण है। तब इसमें बताए थे मैंने हल आपको, इसमें 3 प्रकार के हल होते हैं, अद्वितीय हल, अपरिमित रूप से अनेक हल और कोई हल नहीं। यहाँ पे कह रहा है कि ऐसा एक्स ए और बी का कौन सा मान होगा जिसमें ये समीकरण जो है दो चर वाले इसका क्या हो जाएगा, अनेक हल हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो दिया है x का जो होता है गुणांक उसको क्या बोलते हैं। पहला समीकरण में a1 2 है, b1 कितना है 3 है और c1 क्या है 7 है। c1 क्या है 7 है। अगर आप चाहें तो इसको और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देते हैं। यहाँ पे दो चार वाले रैखिक समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म जो होगा वो क्या होगा 2x + 3y, इसको ये साइड लाएंगे -7 = 0। दूसरा क्या होगा a - bx + a + by माइनस, ये सबको ये साइड जब लाएंगे क्या होगा, प्लस है तो -3a + b - 2 = 0। अब देखिए यहाँ पर, अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर a1 क्या हो जाएगा 2, पहला समीकरण के लिए इसको 1 इसको 2, b1 क्या होगा 3 और c1 -7। फिर देखिए a2 ये हो जाएगा x का, दूसरा समीकरण में x का कोफिशिएंट a - b, फिर क्या होगा b1 a + b और c1 यहाँ पे हो जाएगा -3a + b - 2। आई थिंक यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए हम जानते हैं, अब दो चार रैखिक समीकरण अपरिमित से अनेक हल के लिए अब समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए, बात को समझिए, अपरिमित अनेक हल के लिए समीकरण जो होता है रैखिक समीकरण दो चर वाले में, उसका क्या है कि a1/a2 बराबर होता है b1/b2 और बराबर होती है c1/c2। लिखते यहाँ पे हो जाना चाहिए। a1 देखिए यहाँ पे कितना है 2/a2 a - b बराबर b1 देखिए 3 है और b2 कितना है, सॉरी b2 ये होगा, यहाँ c1 लिख दिया c2 a + b। फिर यहाँ पे देखिए c1 कितना है -7 और -c2 -3a + b - 2। आप समझिए यहाँ पे अपरिमित अनेक हल होने के लिए यही कंडीशन रहता है, जिस कंडीशन पे हमने जैसे था वैसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे बैठा दिया। अब यहाँ पे मेरा तरीका ये है करने के लिए, यहाँ पे रूल है कि किसी दो को लेना है आपको, आप स्वतंत्र हैं, या तो ये दोनों ले लीजिए या ये दोनों लीजिए या ये दोनों लीजिए, यही ले सकते हैं, या पहला और अंतिम ले सकते हैं, पहला दूसरा ले सकते हैं, दूसरा तीसरा ले सकते हैं। किसी दो को लेके आपको हल करना है, इसमें आपको ए और बी का मान इजी वे में आ जाएगी। चलिए सुविधा, हाँ लेकिन यह है कि अपने कंफर्ट सुविधा के हिसाब से लेना है, ऐसा लें जिसका कि मेरा क्या हो, आसानी से हल आ जाए ए और बी का। तो हम पहला और दूसरा लेते हैं, क्या लेंगे यहाँ पे, प्रथम एवं दूसरा को, दूसरा या द्वितीय बोल सकते हैं, लेने पर 2/a - b बराबर 3/a + b। आई थिंक यहाँ से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे, अब ये जब हम जानते हैं कि जब दोनों बराबर होती है तो क्या है रूल हल करने का, दोनों को क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, मतलब गुना करते हैं, कोना कोनी जिसको बोलते हैं आम भाषा में। तो 2 से क्या होगा, 2 × a + b
बराबर 3 इंटू ए माइनस बी। अब देखिए 2 को करेंगे तो क्या होगा, 2a प्लस 2b बराबर 3a माइनस 3b। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए a वाले को एक जगह लाइए, b वाला को एक जगह लाइए। अब देखिए यहाँ पे इसको इधर लाएंगे, इसको इधर लाते हैं तो 2b प्लस 3b, और यहाँ पे क्या है 3a, इसको ये साइड लाएंगे तो माइनस 2a, इसलिए हो जाएगा ये दोनों जोड़ेंगे तो 5b बराबर a। इसको हम मान देते हैं समीकरण 3, चूंकि 1 और 2 माने तो ओरिजिनल समीकरण। ठीक है, आ जाएगा a बराबर 5b। अब देखिए अभी हम ये पहला और अंतिम को करते हैं हल, प्रथम एवं तीसरा या अंतिम को लेने पे। अब देखिए यह हल करने पे प्रथम अंतिम मतलब तीसरा लेने पे क्या आ जाए, 2 बटे ए माइनस बी इक्वल टू -7 बटे -3a। अब देखिए आप ध्यान से, अब इसको क्लीन कर देते हैं। माइनस माइनस तो ऐसे कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी तरह क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसको करेंगे तो 2 इंटू 3a प्लस b माइनस 2, फिर बराबर इसको इससे करेंगे क्या हो जाएगा 7 गुना a माइनस b। अब ध्यान से देखिए, कुछ भी नहीं करना है, गुना कर देना 2 से। इसमें कितना हो जाएगा 6a प्लस 2b माइनस 4, इसको अंदर गुना करेंगे, एक बार इसको इससे करेंगे तो 7a, फिर 7 को माइनस है तो माइनस लगाएंगे 7b। अब देखिए आप a बराबर कितना है 5b है, तो हम पहले ऐसा करते हैं कि इसको जोड़ते हैं, सबको एक जगह लाते हैं। यहाँ पे क्या है 6a प्लस 2b, इसको ये साइड लाते हैं तो 7 माइनस a हो जाएगा और प्लस 7b, और इसको हम ये साइड लाए 4, यानी जितने भी ये था प्लस था इधर लाए माइनस हुआ, माइनस था इधर लाए तो 7b प्लस हो गया। अब देखिए इसको जब हम इसमें घटाएंगे कितना हो जाएगा आपको -a, 6a प्लस -a प्लस 9b इक्वल टू 4। अब ध्यान से देखिए 2b प्लस 7b 9b, 6a है यहाँ पे -7 है तो घट के क्या होगा -a होगा। अब बराबर 4। अब यहाँ से देखिए a बराबर कितना है 5b है, तो a के जगह पे माइनस a के जगह पे रखेंगे आप क्या हो जाएगा 5b प्लस 9b बराबर 4। कहाँ से, समीकरण 3 से, समीकरण 3 से मैंने लिए। अब आप देखिए यहाँ पे इसको घटाएंगे कितना होगा 4b इक्वल टू 4, इसलिए b इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, ये गुना भाग आएगा 4 एकम 4 बराबर 1, इसलिए b का मान क्या आया 1। अब क्या करेंगे हम b के मान को समीकरण 3 में रख देंगे। अब b के मान को समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 यहाँ है तो 5b का मान क्या हो जाएगा 1 बराबर a, इसलिए a बराबर कितना हो जाएगा 5। क्या पता चला हमको कि b का मान 1 आया और a का मान 5 आया, यही मान हमको निकालना था। इसके आगे फिर क्वेश्चन बता दो। चलिए सेकंड नंबर 2 का है, क्वेश्चन है के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरण युग्म का पेयर का कोई हल नहीं है। हमने बताया था रैखिक समीकरण में 3 हल, एक अद्वितीय हल, दूसरा है अपरिमित रूप से अनेक हल और तीसरा है कोई हल नहीं। यहाँ पे करें कोई हल नहीं, इसके बारे में हमने जानेंगे कि इसका कोई हल अगर नहीं है तो के का वह कौन सा मान है जिसके लिए वो दिए गए रैखिक समीकरण का कोई हल नहीं। चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पर a1 कितना दिया हुआ है 3 है, पहला समीकरण में a1 होता है, b1 1 है और c1 भी 1 है। फिर a2 देखिए 2k माइनस 1 है और b2 देखिए यहाँ पे k माइनस 1 है और c2 लास्ट में है 2k प्लस 1। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब समीकरण का कोई हल, समीकरण का कोई समीकरण लिख सकते थे। अब समीकरण का कोई हल नहीं होने के लिए, समझे, जो दिए गए समीकरण उसका कोई हल नहीं होने के लिए क्या फार्मूला होता है, तो उसका यह है कि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 और लास्ट में होता है बराबर नहीं होता है c1 बटे c2, यही होता है। हम आपको बहुत बार बता चुके हैं और पढ़ाए भी हैं, पहले भी क्वेश्चन कराएं बहुत सारे।
अब जैसे जैसे है उसको बैठा दीजिए। A1 देख लीजिए क्या है 3, A2 देख लीजिए कितना है 2k-1, और देखिए यहाँ पे B1 कितना है 1, और B2 कितना है k-1। फिर यहाँ पे देखिए C2 कितना, C1 1 और C2 2k, बस हो गया। सिर्फ यहाँ पे क्या करना, बराबर नहीं है, बराबर नहीं लिखना है। अब देखिए ये दोनों के लिए जो बराबर वाला तो लिखेंगे प्रथम एवं द्वितीय को लेने पर, प्रथम द्वितीय देखिए क्या है 3 2k-1 बराबर 1/k-1। दोनों क्या करेंगे, कोना कोनी गुना करेंगे। यही होता है बराबर में, जब कोना कोनी गुना करेंगे। आप देखिए यहाँ ध्यान से कितना आ जाएगा 3k-1 बराबर 2k-1। चूंकि यहाँ जब गुना करेंगे तो एक गुना तो यही रह जाएगा 2k-1। अब देखिए इसको अंदर में हम गुना करेंगे कितना होगा 2k-2 और 2k-1। कहाँ मिस्टेक हो गया, और सॉरी यहाँ 3 था, यहाँ 3 होगा, सॉरी 3 यानी 3k-3, 3 है यहाँ पे, हाँ 3k-3 बराबर 2k-1। अब देखिए आपको 3k ये इधर प्लस है तो ये साइड आएगा क्या होगा -2k बराबर, ये इधर आएगा क्या होगा प्लस, तो हो जाए यहाँ पे k बराबर, इसको घटाएं तो क्या आया 2। यही मेरा क्या आया आंसर। अतः k बराबर 2, अतः k बराबर 2 पर दिए गए रैखिक समीकरण युग्म, क्या लिखे, अतः k बराबर 2 पर दिए गए रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। बात को समझिए आप, k बराबर 2 पे जो है दिए गए रैखिक समीकरण का कोई हल नहीं। कैसे नहीं है आप थोड़ा सा समझिए। हम जानते हैं कि रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होने के लिए ये दोनों बराबर होना चाहिए और लास्ट में क्या होना चाहिए, बराबर नहीं होना चाहिए। देखिए ऐसा होता है, नजर रखते हैं k बराबर 2 पे देखिए आप 3 क्या है 3/2k-1, इसको रखिए मान 2k का मान 2 -1 बराबर है 1/2 - 1 बराबर है कि नहीं है, वो देख लेते हैं। हम लिखते हैं यहाँ पे 2 +1। देखिए आपको सिर्फ 2 बैठा दी k के जगह पे जो आया, यहाँ क्या है 2 गुना 2 -1 2 -1 2 दूना 2 +1। आप देखिए इसको हल करते हैं 3/2 दूना 4 और यहाँ पे कितना आ जाए 1, कितना हो 3 बराबर यहाँ 1/1, यहाँ पे देखिए आप 1/5। आप देखिए यहाँ पे सही से ध्यान से 3/3 मतलब 1 बराबर 1/5। क्या ये बराबर है, ये बराबर नहीं होगा। इसका मतलब मेरा ये क्या है, समीकरण का जो मान आया k बराबर 2 ये सही है। चूंकि हम जानते हैं k बराबर 2 पे कोई हल नहीं होने के लिए लास्ट वाला बराबर नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ लास्ट वाला बराबर है नहीं है, ये हम चेक किए, इसको चेक करके आपको बताएं कैसे ये मान जो आया तो सही है गलत है, इसके बारे में जाने। आई थिंक आपको समझ में आया होगा इसका आगे। देखिए 4 का 1 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो है बहुत लंबा चौड़ा, लेकिन जब आंसर आपको देंगे तो बहुत ही छोटा आंसर है, बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। आपको अभी लग रहा है देखने में कि बहुत बड़ा है, बहुत भारी होगा, बहुत ही हल्का इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है आप ध्यान से देखिएगा। जो हॉस्टल लाइफ में रहे हैं उसको तो ऐसे भी पता होगा कैसे कैसे पैसा लिया जाता है छात्रावास में। कहते हैं एक छात्रावास के मासिक व्यय का 1 भाग नियत है। नियत मतलब होता है फिक्स है, नियत मतलब क्या है, फिक्स है। 1 भाग फिक्स है, वो 1 भाग में शेयर तो जहाँ भी खाना आप खा रहे हैं छात्रावास में वो फिक्स कर दिया है कि आप खाना खाए या ना खाएं 5 दिन का पैसा लगेगा, 7 दिन का पैसा 1 सप्ताह का लगेगा, 2 दिन का लगेगा, वो फिक्स कर देता है। उसको नियत करते हैं, आप खाना खाइए या ना खाइए पैसा आपको देना पड़ेगा भैया। तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया। शेष जो बचता है उस पर यह डिपेंड करता है कि आप कितना दिन भोजन खाएं, उस दिन का उतना ही दिन का पैसा लगेगा। मतलब आप अगर 15 दिन भोजन खाएं 15 दिन का पैसा लगेगा। जबकि एक विद्यार्थी ए को, जो एक विद्यार्थी क्या ए है, मतलब कोई नाम है उसका, ये रख दिया है यहाँ पे नाम, जो 20 दिन, कितना दिन 20 दिन भोजन करता है, कितना दिन खाता है 20 दिन, जिसके लिए उसको 1000 रुपया पे करना पड़ता है, वे मतलब अदा करना पड़ता है। जबकि दूसरा विद्यार्थी का नाम बी है जो 26 दिन 26 डेज भोजन करता है, जिसके लिए उसको 1180 रुपया अदा करना मतलब देना पड़ता है।
तब कहता है कि इसमें आप निकालिए कि नियत रुपया कितना है, मतलब कितना ले रहा है, और प्रतिदिन भोजन कर रहा है उसका कितना रुपया ले रहा है। नियत कुछ होगा 100 200 400 फिक्स कर देता है। चलिए इसको हल करते हैं, देखते हैं, ध्यान से बनाएंगे, समझ में आ जाएगा। ध्यान से देखिएगा। पहले मान लेते हैं, माना कि नियत वे मतलब खर्च बराबर x रुपया है, और प्रतिदिन खा रहे हैं, प्रतिदिन भोजन खाने का खर्च, प्रतिदिन भोजन खाने का खर्च क्या मान लिया y रुपया। हमने मान लिए कि नियत फिक्स कितना है x रुपया, और प्रतिदिन भोजन जो खाते हैं उसका y रुपया है। तब देखिए, तब विद्यार्थी मतलब स्टूडेंट ए के लिए, सबसे पहले बात करते हैं ए के लिए। स्टूडेंट ए का क्या क्या है देखिए। स्टूडेंट ए के लिए आप देखिए प्रश्नानुसार, हालांकि चाहे तो हम इसको लिख भी सकते थे कि प्रतिदिन का y रुपया है तो 20 दिन का कितना होगा, 20 y रुपया खर्च होगा। उसी को प्रश्नानुसार आप देखिए कि फिक्स रुपया क्या है उसका, x रुपया वो लेगा ही, वो फिक्स है, आप खाइए या ना खाइए x रुपया लेंगे। अब देखिए हम माने हैं कि एक दिन का खर्च है भोजन खाने में y रुपया प्रतिदिन का, तो वो कितना दिन खा रहा है विद्यार्थी 20 दिन, तो कितना रुपया होगा, 20 y होगा। तो x प्लस 20 y बराबर कितना रुपया अदा करना पड़ता है, तो 1000 रुपया। इसको समीकरण 1 मान लिया। अगर आप चाहते तो लिख भी सकते थे क्या, चूंकि एक दिन का भोजन खाने का खर्च y रुपया लगता है, तो इसलिए हमको 20 दिन का, तो इसलिए 20 दिन का खर्च जो लगेगा वो कितना होगा, 20 y रुपया होगा, यही होगा। तो एक दिन का y रुपया लगता है तो 20 दिन का 20 y रुपया, उसी को हम लिखे, दोनों मिला के कितना 1000 रुपया लग रहा है। और विद्यार्थी बी के लिए आप समझिए, विद्यार्थी बी, अब देखिए बी का, इसका भी अगर प्रश्नानुसार करेंगे हम, प्रश्नानुसार आप यहाँ पे देखिए x रुपया तो फिक्स है, प्लस कितना दिन भोजन खाता है, 26 दिन खाता है, एक दिन का y रुपया लगता है, 26 दिन का कितना लगेगा, 26 y रुपया, 26 y रुपया, x रुपया प्लस 26 y रुपया, सारा मिलकर कितना अदा करना पड़ता है उसको, 1180 रुपया अदा करना पड़ता है। 1180 रुपया उसके स्टूडेंट को, विद्यार्थी को अदा करना पड़ता है। अब देखिए समीकरण 1 समीकरण 2, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है। दो चर वाले रैखिक समीकरण किस विधि से हल करना है, तो आप स्वतंत्र है, प्रतिस्थापन लगाइए, विलोपन लगाइए, वज्र कोई भी लगाइए, लेकिन हमें सबसे आसान और इजी पड़ता है विलोपन, कम टाइम टेकन होता है, गलती का भी चांस कम रहता है। और इसमें विलोपन में एक ही है, करना सिर्फ यही रहता है कि किसी एक चर का जो गुणांक रहता है बराबर करना, तो x का गुणांक 1 या x का गुणांक 1 दोनों बराबर है, इसलिए घटा दीजिए किसी एक में। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब लिखेंगे समीकरण 2 में से एक को क्या करें, घटाने, 2 में 1 को घटा देंगे। अब देखिए हो जाएगा, यहाँ पे आई थिंक 2 क्या है, x प्लस 26 y बराबर 1180, दूसरा क्या है x प्लस 20 y बराबर 1000। घटाइए, घटाने मतलब जहाँ प्लस है यहाँ पे माइनस करना है, प्लस माइनस प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कितना बचा, 6y बराबर ये मेरा 180। अब यहाँ पे आइए, चूंकि 6y बराबर 180 आया, हम जानते हैं, इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा, 180 बटे 6, इसलिए y का मान लास्टली आया 6 कम 6 6 18 कटा 30, ये क्या आया, रुपया। और आपको ये भी पता है, क्या पता है भैया, कि 30y जो है वो प्रतिदिन भोजन का है, क्या है, प्रतिदिन वाला है। तो अब देखिए किसी एक में रख दीजिए, अब y का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। अब y का मान, x का मान निकालने के लिए वही करते हैं, जो माना है उसको किसी एक समीकरण में रख दिए, 1 या 2 में। y का मान समीकरण 1 में रख लीजिए। अब देखिए समीकरण 1 क्या था, x प्लस 20y बराबर 1000, x प्लस 20 गुना y का मान कितना आया, 30 बराबर 1000 बराबर है। अब देखिए यहाँ पे x प्लस 600 बराबर 1000, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए हम जानते हैं x का मान निकालने के लिए क्या करें, इसको प्लस में इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, 1000 माइनस 600, इसलिए x बराबर होता है 400 रुपया। अब आप बताइए
x किसको माने थे? नियत रुपया। अतः हम कह सकते हैं, अतः नियत व्यय बराबर कितना आया? 400 रुपया। और नियत x क्या माने थे? नियत। और प्रतिदिन भोजन खाने का खर्च बराबर कितना आया? 30 रुपया, जो y माने थे। यही मेरा क्या हुआ आंसर। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसके आगे बढ़ते हैं। चलिए 4 नंबर का 2 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। देखिए बात को समझिए, कोई भिन्न है x/y मतलब 1/3 है, उसके अंश में अगर हम 1 घटा देंगे तो 1/3 हो जाएगा। फिर कह रहा है और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। यानी अंश में जब 1 घटाते हैं तो 1/3 होता है, और हर में जब 8 जोड़ दिया जाता है 1/4 हो जाता है। तब कहते हैं वो भिन्न आखिर ऐसा कौन सा भिन्न है जिसके बारे में ऐसा होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं, समझने की कोशिश करेंगे, बनाते हैं। जैसे जैसे कहा उसके अकॉर्डिंग बढ़ेंगे। सबसे पहले मान लेते हैं, माना कि भिन्न का अंश x है और हर y है। सबसे पहले मान लिए कोई भिन्न है जिसका अंश x है और हर y है। तब भिन्न बराबर क्या होता है? भिन्न बराबर अंश बटे हर। अंश कितना माना है? x बटे y। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आप देखिए प्रश्नांश, अब जैसे जैसे कहा है उस तरह थोड़ा सा बढ़ते हैं। कहा है कि जब उसके अंश में 1 घटाते हैं और हर में कुछ भी नहीं करते, हर में कुछ नहीं, सिर्फ है सॉरी 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है। अंश में 1 घटाए, हर तो वैसे ही रहा जैसे था उसी तरह रहा, एज इट इज रहा, ये आया 1/3। अब देखिए अंश क्या है इसका? x है, x माइनस 1 बटे हर y है बराबर 1/3। आप जानते हैं जब बराबर रहता है क्या करते हैं? कोना कोनी मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। कोना कोनी जब गुना करेंगे इसको इससे और इसको इससे, क्या हो जाएगा कि 3x माइनस 1 बराबर y, यानी लास्ट में मेरा आया क्या? 3x माइनस 3 बराबर y। इसलिए हम जानते हैं कि y जब इधर है तो इसको ये साइड ला देते हैं, इसलिए 3x माइनस y बराबर इसको 3 को वो साइड ले, ये समीकरण 1 बन गया। 3x माइनस y बराबर 3। और देखिए, और आप देखिए क्या कर रहा है आगे, वह 1/4 हो जाती है जब उसके हर में हम 8 जोड़ते हैं तो हो जाता है 1/4। कहने का मतलब यह है कि अंश कितना है? x, हर में हम 8 जोड़ेंगे। किस में जोड़े? 8 हर में। कहता है जब 8 जोड़ते हैं x बटे क्या है? x बटे y प्लस 8 बराबर हो जाती है 1/4। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, क्रॉस जब करेंगे तो कितना होगा? 4x बराबर 1 गुना y प्लस 8, इसलिए ये मेरा हो गया 4x माइनस y बराबर 8। ये समीकरण 2। अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों मिल गया। अब इसको हल कर लेना। सिंपल हल में क्या लिखेंगे? अब समीकरण 2 में से 1 को घटाने। अब ऐसा नहीं कि हम 2 में से 1 ही क्यों घटा रहे, 1 में 2 भी घटा सकते थे, लेकिन 2 में 1 इसलिए घटाए कि यहाँ पे 8 है वहाँ पे 3 है, ये बड़ा है तो इसलिए हम उसको छोटा वाला को घटाए। अब y दोनों बराबर है तो कट ही जाएगा, इसलिए। और यहाँ पे 4x था वहाँ 3x था, इसलिए ऐसा किया। लेकिन आप 1 में 2 भी घटा सकते हैं, आंसर आ जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं। तो 4x माइनस वाई बराबर 8, 3x माइनस वाई बराबर 3। अब देखिए घटाना मतलब माइनस, यहाँ कुछ नहीं, प्लस माइनस, यानी कि प्लस जब रहता है सेकंड में माइनस लगाते हैं, जहाँ माइनस तो वहाँ प्लस लगाते हैं, जहाँ प्लस वहाँ माइनस। ये जब घटेगा क्या? x, और ये क्या हो जाएगा? दोनों कैंसिल हो जाएगा, बराबर क्या होगा? 5। यानी x का मान कितना आ गया? इसलिए x बराबर मेरा आया 5। x का मान 5 आया। अब हम जानते हैं क्या? यही जानते हैं कि x का मान किसी एक समीकरण में रख देना। अब x का मान समीकरण 1 में रख ले। समीकरण 1 क्या है? 3x माइनस वाई बराबर 3। x का मान जब रखेंगे तो
तो 3 गुना 5 माइनस वाई बराबर 3। अब देखिए 15 माइनस वाई बराबर 3। अब देखिए y को वो साइड लाइए, 3 को इधर लाइए, 3 और ये 3 प्लस है तो माइनस, y माइनस है तो उधर गया प्लस, इसलिए y का मान आया मेरा 12। चूँकि 15 में 3 घटेगा क्या आएगा 12, इसलिए हम कह सकते हैं, इसलिए भिन्न बराबर मेरा क्या हो जाएगा, भिन्न क्या था मेरा x बटे y, x का मान 5, y का मान 12। यही आपका क्या आया, आंसर आया लास्ट। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, कहीं पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आपके क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।